इंडिया के अंदर इलेक्शन जीतना इज नॉट जस्ट अबाउट लक एंड पब्लिक रैलीज, इट्स एन आर्ट एंड अ साइंस। अगर आपने इंडिया के अंदर इलेक्शन जीतना, यू नीड टू हैव अ सॉलिड प्लान, गुड स्ट्रेटजीज एंड एट लास्ट इंडियन जुगाड़। क्योंकि इंडिया में अगर आपने कुछ भी काम करना है बिना जुगाड़ के, वो नहीं होने वाला है। फ्रॉम सोशल मीडिया कैंपेन्स टू कैची स्लोगन्स एंड फ्रॉम डोर टू डोर कैनवसिंग टू बिग रैलीज, इंडियन इलेक्शंस आर टोटली डिफरेंट। जहां पे पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन जीते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड वर्क, वहीं पे इंडिया के अंदर इलेक्शन जीते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड टॉक्स। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। अगर आप बात करने में अच्छे हो, अगर आपको लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, देन आप इंडियन इलेक्शंस बहुत इजीली जीत जाओगे। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक बच्चा जो अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, वो कैसे इन 5 स्टेप्स के थ्रू इलेक्शन में खड़ा होगा और इलेक्शन को फाइनली जीत जाएगा। इलेक्शन जीतने के लिए सबसे पहले आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लो, इससे तो आप इलेक्शन जीत नहीं जाओगे। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, एंड जो पार्टी आप ज्वाइन करना चाह रहे हो या इंडिया में जो इतनी डिफरेंट पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है। जब आपके ओपिनियंस पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच करेंगे, तब जाके आप उस पार्टी को अपने लिए चूज कर सकते हो एंड उसके थ्रू अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ा सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की टॉप पॉलिटिकल पार्टीज की, तो बीजेपी इलेक्शन लड़ती है इंडिया के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। वहीं पे आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, एंड वहीं पे कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो राहुल गांधी को भी नहीं पता भाई, मैं कैसे बता दूं। अब ये सब देख के आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि इंडिया के अंदर आप ग्रोथ की बातें करके इलेक्शन नहीं जीत सकते, बल्कि आपने इधर उधर की बातें करनी पड़ेंगी। बट कोई नहीं, आपने अपने एनालिसिस के थ्रू कोई ना कोई पार्टी को तो ज्वाइन कर लिया होगा, और पार्टी को ज्वाइन करने से आपका पॉलिटिकल करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में खड़े तो हो सकते हो, पर अगर आप कोई ऐसा इलेक्शन लड़ रहे हो जैसे कि एमएलए या एमपी का, तो एक पार्टी को चूज करना बहुत जरूरी होता है। म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर तक लोग जनरली वोट करते हैं पार्टी से एसोसिएटेड कैंडिडेट्स को, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करते, लोग हमेशा पार्टी को वोट करते हैं। बहुत रेयर पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इंडिविजुअली इलेक्शन को जीत पाते हैं। 2019 में सिर्फ 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एमपी बने थे, तो हमेशा 99% ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन हारे। ये इसलिए क्योंकि पहले तो आपको पार्टी की ब्रांड इमेज का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आप एक फेमस पर्सनालिटी नहीं हो और अपने आप को एक पार्टी से एसोसिएट कर लेते हो, तो आप वोटर्स की आइज में ईजिली आ जाते हो और आपकी क्रेडिबिलिटी ईजिली इंक्रीज हो जाती है। प्लस पार्टी से इलेक्शन लड़ने पर आपको कैंपेनिंग के वक्त पार्टी के जितने भी लोग हैं उनका एक्सेस मिलता है, आपको उनका सपोर्ट मिलता है। अगर आपने कैंपेन ऑर्गेनाइज करानी तो आपको वो हेल्प करने आएंगे। अगर आपने बड़ी बड़ी रैलीज करनी है तो उसमें भी आपके वो जितने वर्कर हैं वो सारे हेल्प करेंगे। सारी पार्टीज अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखती हैं लोगों के आगे, जिससे वोटर्स रिलेट कर पाए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इंडिया में जीतने के लिए जरूरी नहीं आपको 50% से ज्यादा वोट्स मिले। इंडिया में अगर आपने इलेक्शन जीतना है, सो इंडिया के अंदर फॉलो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग, जिसका मतलब है अगर मान लो 5 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में और टोटल वोट्स 100 है, अगर 4 कैंडिडेट्स को 18 वोट्स ईच मिले हैं और 5th कैंडिडेट को 28 वोट्स मिले हैं, तो 5th मेंबर अपने आप इलेक्शन जीत जाएगा। 2014 में एनडीए को 31% ऑफ वोट्स मिले थे और वहीं पर 2019 में एनडीए को 39% ऑफ वोट्स मिले थे। इसका बेनिफिट्स काफ़ी पार्टीज यूज करती हैं ताकि वो अपने वोटर्स को कंसोलिडेट कर सकें। पार्टीज अपने वोटर्स को कास्ट, रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर कंसोलिडेट कर देती हैं और अपनी आइडेंटिटी, अपने जितने भी मुद्दे हैं वो इसी अराउंड बिल्ड करना स्टार्ट करती हैं। अपनी कम्युनिटी से अटैच होने के लिए ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्शन कैंपेन्स में ये स्ट्रैटेजी को यूज करा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM क्लियरली रिलीजियस आइडेंटिटी पे फोकस करती है, खासकर मुसलमान वोटर्स पर। ओवैसी हमेशा मुसलमानों के राइट्स और इश्यूज को हाईलाइट करते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वोट बैंक बिल्ड कर सके। ये स्ट्रैटेजी उनको हैदराबाद और दूसरे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि हैदराबाद और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मुस्लिम वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
बीजेपी की सक्सेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है रीचिंग टू हिंदू वोट बैंक। बीजेपी ने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करा था हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करके। राम मंदिर मूवमेंट को एज अ सेंट्रल इशू बना के यूज किया गया था टू कार्व अ स्ट्रॉन्ग हिंदू वोट बैंक। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। ये मूवमेंट ना सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स बल्कि हिंदूज के लिए एक विक्टिम कार्ड प्ले करा गया कि कैसे हमारे पर अत्याचार हुआ था, कैसे हमारे मंदिर तोड़े गए थे और कैसे अगर ये मंदिर दोबारा रीबिल्ड होगा तो हमारे लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है। इस स्ट्रैटेजी की ताकत 2019 के लोकसभा इलेक्शन में और उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में देखी गई, जहां पे बीजेपी को इतनी ज्यादा मेजोरिटी में जीत हासिल हुई। बीजेपी स्टॉर्म अहेड कर रही है, कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। क्योंकि 2017 में यूपी इलेक्शन में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था और फिर भी उन्होंने 325 सीट्स जीती 400 सीट्स के अगेंस्ट, जो कि क्लियरली प्रूव करता है कि उनके पास हिंदू वोट बैंक कितना ज्यादा स्ट्रांग था। बट ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो बस आपने पार्टी को ज्वाइन करा, आप पार्टी को समझ रहे हो कि आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो है स्टेप नंबर 2। पार्टी से टिकट लेने का मतलब है किसी सीट के लिए इलेक्शन को लड़ना। पार्टी के कोर मेंबर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट को टिकट मिले, इसलिए बहुत जरूरी है कि कोर टीम आपको नोटिस करे, आप उनकी नज़रों में रहें। यही रीज़न है कि पॉलिटिशियंस अपनी हर स्पीच में कोर मेंबर्स या फिर बिग नेम्स की तारीफ करते रहते हैं। और स्टेप के अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला स्टेपिंग अप इन दी पार्टी। जब आप पार्टी ज्वाइन करते हो सबसे पहले तो आपने पार्टी के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करनी है और उसको इंक्रीज करने के लिए आपने पार्टी के हर एक इवेंट में हिस्सा लेना पड़ेगा। आपने वॉलंटियर के रूप में पार्टी में इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि लोग आपकी वाहवाही करें, आपकी तारीफें करें और पार्टी के गोल्स और पार्टी के ओपिनियंस के लिए अपनी विलिंगनेस को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली शो करना पड़ेगा कि अगर कोई भी आपकी पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी कहता है तो आप लड़ने मरने तक भी तैयार हो जाओ। लोकल कम्युनिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, आपने अपनी पोजीशन को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बिल्ड करना पड़ेगा कि लोगों के मुंह में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो और वो हो आपका। और सिर्फ यही नहीं, पार्टी के टॉप लीडर्स और लेजेंडरी लीडर्स के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें करके आपकी अपनी लोकेलिटी में बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी एंड वो आपकी मदद करेगा कि आपको लोकल पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लेने से कम्युनिटी के बीच में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हो। कम्युनिटी सर्विस और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा के आप उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करते हो। आप बहुत सारे कैंप्स को ऑर्गेनाइज करा सकते हो, जैसे कि लेडीज़ के लिए कुछ सोशल वर्क करना, एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई करना, एजुकेशन के लिए कुछ स्किल बेस्ड कैंप्स को लगवाना, या कोई अगर मेजर इशू चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट या आपकी कम्युनिटी के अंदर तो उसके लिए खड़ा होना, उसके लिए रैलीज एंड स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कराना, जिससे लोगों को ये लगे कि आप लोगों के लिए काम करने को रेडी हो एंड आप खाली बोल के काम नहीं कर रहे, आप ग्राउंड लेवल में भी उनके साथ खड़े हो। बट ये सारी चीज़ें करके आप एक प्रोमिनेंट फेस बन जाओगे एंड अगर आप प्रोमिनेंट फेस बन भी गए तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी आपको आपका टिकट दे दे। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी मदद से आपको आपकी पार्टी का टिकट मिलेगा एंड सबसे बड़ा फैक्टर होता है कास्ट। अगर आप सेम कास्ट से हो जिस कास्ट की मेजॉरिटी है उस एरिया के अंदर तो आपके इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पार्टीज अक्सर टिकट उसी पर्सन को देती है जो उस कास्ट का हो जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उस एरिया के अंदर। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में जहाँ पे जाट्स और गुज्जर बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि मुजफ्फरनगर या मेरठ जैसे एरिया के अंदर, तो वहाँ पे सारी गुज्जर कम्युनिटी अपने गुज्जर वाले लोगों को वोट देगी, कोई भी किसी भी नए इंसान को वोट नहीं देगा। इसलिए वहाँ पे राष्ट्रीय लोक दल अजीत सिंह को खड़ा करती है जो कि एक जाट लीडर है और उस एरिया में एक प्रोमिनेंट फिगर है, जिस वजह से उस पार्टी की उस एरिया के अंदर प्रेजेंस स्ट्रांग हो पाए। अगर हम बिहार के सेंट्रल एरिया की बात करें तो वहाँ पे यादव्स और भूमियार मेजॉरिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी पार्टीज हैं वो अक्सर यादव्स को या भूमियार्स को ही टिकट देती हैं अपनी पार्टी का। जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल अक्सर यादव्स को कैंडिडेट बनाती है, वहीं पे बीजेपी अक्सर भूमियार्स को कैंडिडेट बनाती है और यही कास्ट का स्ट्रैटेजिक गेम वो प्ले करते हैं इन एरियाज के अंदर ताकि वो अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और टिकट मिलने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने चाहिए। जो कैंडिडेट्स अपने कैंपेन्स को खुद फंड कर सकते हैं पार्टी उनको सीट देना चाहती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि कैंपेनिंग में जितना भी पैसा खर्च होगा उसको एक पार्टी ने अपनी जेब से खर्च नहीं करना, उसको कैंडिडेट खुद खर्च कर रहा है, जिससे पार्टी और जगह जहां पे उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है वहां पे वो पैसे को लगा के अपनी इस प्रेजेंस को और बढ़ा सकती है।
और वहीं पे अगर आप एक स्टार कैंपेनर हो या तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो, जैसे कि आज की डेट में क्रिकेटर सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं और बॉलीवुड स्टार सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उनके नाम से ही बस क्रिएट हो जाता है, उनके नाम से ही बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में आते हैं, जिससे पार्टी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ये तो हो गई गेटिंग अ टिकट फ्रॉम द पार्टी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जरूरत पड़ती क्यों है? इंडिया में इलेक्शन लड़ना कोई सस्ती बात नहीं है। इलेक्शन कैंपेन से लेकर रैलीज तक सब कुछ में बड़ी बड़ी अमाउंट्स में पैसा खर्च होता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल फंडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने लोकसभा की पर सीट की स्पेंडिंग लिमिट 95 लाख रुपीस रखी है और वहीं पे विधानसभा की स्पेंडिंग लिमिट 40 लाख रुपीस रखी है। और ये सारा अमाउंट तो खाली व्हाइट का है। अब ब्लैक में इतने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करती है पॉलिटिकल पार्टीज कि आप वो सुन के बिल्कुल शॉक हो जाओगे। ऑलमोस्ट हर एक पार्टी हर एक विधानसभा सीट के ऊपर ऑन एन एवरेज 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता ही आता है। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो 2019 के अंदर 5500 करोड़ रुपए स्पेंड करे गए थे और इसी इलेक्शन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। अब अगर हर एक सीट में 10 से 20 करोड़ का खर्चा आता है तो एक नॉर्मल इंसान 10 से 20 करोड़ रुपए अफोर्ड तो कर नहीं सकता इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। तो वहीं पे आते हैं कॉर्पोरेट्स एंड बिग बिजनेस हाउसेस जो इन सीट्स के लिए कैंडिडेट्स को फंड करते हैं ताकि उनके आइडियल कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ पाएं, इलेक्शन जीत पाएं, ताकि आने वाले टाइम में वो उन्हीं कंपनीज को और ज़्यादा फायदा दे सके। आमतौर में देखा गया पैटर्न ये है कि बिग कॉर्पोरेट्स पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देते हैं और बदले में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स या पॉलिसीज में पार्शियल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि उन्हें गवर्नमेंट टेंडर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स इजीली मिल पाएं, या फिर अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनको ईजिली सारे सैंक्शन साइन कर दे, या अगर कुछ उनको फंड्स चाहिए गवर्नमेंट बैंक के थ्रू गवर्नमेंट दिलाने में मदद कर दे। और ऐसे बहुत सारे काम जो कंपनी रन करने में होते हैं, उन्हीं चीज़ में ये सारे कैंडिडेट इलेक्शन जीतने का मदद कर सकते हैं। और इस स्टेप के अंदर आपने कॉर्पोरेट्स को और बिग बिजनेस हाउसेस को अपना ड्रीम सेल करना पड़ेगा। आपने उनको ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो, कैसे अगर आप यहाँ के एमएलए या एमपी बन जाते हो तो उससे उस बिजनेस को कैसे फायदा होगा, क्योंकि हर इंसान अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। अगर आपने किसी बिजनेस ओनर को ये फायदा दिखा दिया कि आपके इलेक्शन जीतने के बाद उनको क्या फायदा मिलेगा, उनको कितने रुपए का फायदा मिलेगा या उनको कितना सपोर्ट मिलेगा आपकी साइड से, तो वो आपको इतना फंड दे सकते हैं जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। इलेक्शन में लीडर का फेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस फेस को कैसे ब्रांड करते हैं ये असली गेम है जो पॉलिटिक्स में करा जाता है। पंजाब के इलेक्शन से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स तक इंडिया में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एक इलेक्शन के अंदर ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक लीडर ने अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करी होती है सोशल मीडिया के अंदर, ऑफलाइन मीटिंग्स के अंदर और लोगों के दिमाग के अंदर, जिससे एट द एंड इलेक्शन के टाइम में वोट्स की काउंटिंग इम्पैक्ट होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, अमरिंदर सिंह का इमेज मेकओवर। अमरिंदर सिंह को पहले महाराजा के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी एक एलीट इमेज थी जिससे एक ग्राउंड लेवल का इंसान उनके साथ रिलेट नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और ग्राउंड लेवल इंसान की प्रॉब्लम अलग होती है, तो वो कनेक्शन ठीक से बैठ नहीं पाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ब्रांडिंग को रीडिजाइन करा एज अ कैप्टन, क्योंकि अमरिंदर सिंह का आर्मी बैकग्राउंड भी था, वो पहले आर्मी में काम करा करते थे, जिससे उन्होंने अपनी पूरी ब्रांडिंग को महाराजा से चेंज करके कैप्टन कर दिया। उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे कैंपेन्स के तरीके निकाले जिससे उनकी ब्रांडिंग महाराजा से कन्वर्ट हो जाए कैप्टन की। उन्होंने अपनी खुद की टैगलाइन बना दी कि पंजाब दा कैप्टन। उनका एक बहुत फेमस स्लोगन भी था, चाहता है पंजाब कैप्टन दी सरकार। इसका मतलब यह है कि वो लोगों के दिमाग में हमेशा डालने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक कैप्टन इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ना कि एक महाराजा। एक कैप्टन जो कि लोगों के साथ ग्राउंड लेवल में काम करता है, जो कि लोगों की ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, वो एक इलेक्शन लड़ रहा है, ना कि एक एलीट फैमिली का बच्चा। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे ब्रांडिंग फेल भी हो जाती है। सो यहाँ पे हम समझते हैं राहुल गांधी का ब्रांडिंग फेलियर कैसे हुआ। कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी राहुल गांधी को लेकर वो काफी वीक रही।
राहुल गांधी को कभी भी इफेक्टिवली एज अ लीडर, एज अ स्ट्रॉन्ग स्पीकर कभी भी प्रमोट नहीं करा गया। कभी भी उनकी पोजिशनिंग इस तरीके से नहीं हो पाई कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, बल्कि हमेशा स्पीचेस के अंदर वो बहुत एक वीक लीडर के तौर पे सामने आए। साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा, जिसका यूज बीजेपी ने नेगेटिव मार्केटिंग करके उनका नाम पप्पू रख दिया, जिससे वो पूरी इंडिया के अंदर उनकी इमेज ही पप्पू वाली बन गई, क्योंकि बस दिमाग नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते इस देश के लिए, और इस देश का भला नहीं हो सकता अगर कांग्रेस इलेक्शन जीते और इंडिया को रूल करे। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को। तो इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि नेगेटिव ब्रांडिंग भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पॉजिटिवली ब्रांडिंग कर रहे हो और अच्छी कर रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपने अगेंस्ट वाले लीडर की इतनी ज्यादा नेगेटिव ब्रांडिंग कर दी, जिससे आपकी जो इलेक्शन में जीतने की पॉसिबिलिटीज है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियसली फिट हो गया है कि जो आपका कॉम्पिटिशन है वो तो बेकार है। चाहे आप अच्छे हो या नहीं हो, इससे लोगों को मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका कॉम्पिटिशन है बेकार है, जिस वजह से लोग आपको अपने आप वोट करेंगे। और अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप कभी भी इंडियन इलेक्शन नहीं जीत सकते। टर्म सर्जिकल स्ट्राइक आज से पहले एवरेज इंडियन की डिक्शनरी में वर्ड भी नहीं होता था, और मैं ये नहीं कह रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। आई एम अ प्राउड इंडियन, और मेरे हिसाब से यार देखो, किसी ने तुम्हारे पर हमला करा और तुमने उसके ऊपर हमला करा, दैट इज वेरी गुड। और मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना, वो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं करी, वो आर्मी वाले लोगों ने करी है। लेकिन जो बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लोगों के दिमाग में फीड करवाया कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, नहीं, आर्मी के लीडर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आर्मी के लीडर्स गए लड़ने, आर्मी के लीडर्स मरे थे उस समय, ना कि कोई पॉलिटिशियन। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि नैरेटिव सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एक राइट नैरेटिव सेट कर दिया ना, तो लोगों के दिमाग में तुम्हारी ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैं बात करूं मोदी की, मोदी ने राम मंदिर नहीं बनवाया। राम मंदिर बनने के पीछे बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है, और राम मंदिर बन के ऐसा नहीं कि इंडिया की विक्ट्री होगी, ना ही हमारे हिंदू रिलीजन की विक्ट्री होगी। राम मंदिर बनना इज गुड, उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि जो मंदिर इंडस्ट्री बनने वाली है इंडिया के अंदर, लोग विजिट करते हैं, उससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। उस पूरी स्ट्रैटेजी से आप एक चीज सीख सकते हो कि इंडिया के अंदर चाहे आप काम करो ना करो, लेकिन अगर आपने दिखा दिया कि आपने कुछ ऐसी चीज करवाई है जो कोई और नहीं करवा सकता था, तो लोग आपको मानने लग जाएंगे और लोग आपको पागलों की तरह फॉलो करेंगे और एट द एंड आपके अंधभक्त बन जाएंगे। इसलिए नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं नैरेटिव सेट कैसे करते हैं, आप अपनी सिंपल सी आइडियोलॉजीज, अपने ओपिनियंस, 5-6 तरीके के अपने ओपिनियंस बिल्ड करो, और जब आपने वो ओपिनियंस अपने बिल्ड कर लिए, तो हर जगह, कहीं रैलीज में जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं पॉडकास्ट में जा रहे हो, कहीं भी अगर आप जा रहे हो, तो आपने उन ओपिनियंस के ऊपर ही बार बार चीजें बोलनी है, जिससे क्या होता है, लोगों का पर्सपेक्टिव आपके लिए उसी तरीके का बन जाता है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड्रयू टेट के ऊपर, कैसे एंड्रयू टेट ने स्ट्रैटेजी को यूज करा था जिससे वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गया था। सेम चीज आप लोग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आई रन अ सोशल मीडिया एजेंसी, मुझे पता है कि कैसे सोशल मीडिया के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करा जाता है, कैसे आप एंड्रयू टेट की उस वायरल स्ट्रैटेजी का यूज करके अपने आप को वायरल कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। वो सारा गेम मुझे भी पता है, और उस सारा गेम को आप भी यूज करके अपने पॉलिटिकल करियर या अपने कोई भी करियर के अंदर आगे बढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा फेम अचीव कर सकते हो। तो टीवी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, हर जगह खाली आपके ओपिनियंस, आपकी बातें ही आएंगी, तो लोग हमेशा आपको ही वोट देने आगे आएंगे। और इस पूरी मीडिया ब्रेन वॉशिंग के पीछे एक और बहुत बड़ा हाथ है, और वो है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के अंदर जितनी फेक न्यूज सर्कुलेट होती है ना, उतनी फेक न्यूज पूरी दुनिया के अंदर किसी और तरीके से नहीं हो सकती। और बीजेपी हमेशा व्हाट्सएप का यूज करने में अपने कंपटीशन से बहुत ज्यादा आगे रही है। उन्होंने 2016 के टाइम में समझ लिया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से कहीं ज्यादा बेहतर टूल है व्हाट्सएप, और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का ऐसे इस्तेमाल करा, इतने ज्यादा स्पेसिफिक, इतने ज्यादा ब्रेन वॉशिंग, इतने ज्यादा नैरेटिव बेस्ड मैसेजेस लोगों के ग्रुप में डालने स्टार्ट करे, जिससे लोगों का टोटली ब्रेन वॉश हो गया। डेली बेसिस में बल्क में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, बल्क में लोगों को उसके अंदर ऐड करा जाता है, बल्क में लोगों को वहाँ पे नैरेटिव बिल्ड करा जाता है, और बल्क में लोगों को वहाँ पे पागल बनाया जाता है। व्हाट्सएप की मदद से बीजेपी उत्तर प्रदेश के वोटर को अपना कट्टर अंधभक्त बना दिया था, क्योंकि उन्होंने एंटी काउ स्लॉटर के इतने सारे मैसेजेस सर्कुलेट करे पूरे बीजेपी में कि गाय को मारा जा रहा है, बीफ को एक्सपोर्ट करा जा रहा है, बीफ को प्रमोट करा जा रहा है इंडिया के अंदर, जिससे उन्होंने यूपी के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग हिंदू वोट बैंक बिल्ड कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो इंडिया की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, वो सारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी को फंडिंग देती है। मतलब मोदी जी या आपके जितने भी बड़े बड़े बीजेपी की लीडर्स हैं, जो हिंदुत्व, जो ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, वो एट द एंड उन्हीं कंपनीज के थ्रू पैसा खा रहे हैं, जिसको अपनी कैंपेन्स के अंदर गलत बोलते हैं।
आज व्हाट्सएप हर एक पॉलिटिकल पार्टी की मार्केटिंग का एक मेजर पार्ट बन चुका है। हर पार्टी ने अपने बड़े बड़े आईटी सेल्स बना रखे हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर हजारों ग्रुप्स डेली बेसिस में बनते हैं, लाखों मैसेजेस डेली बेसिस में सर्कुलेट होते हैं, जिससे वो अपना वोट बैंक को और बड़ा कर पाए। और एक बहुत ज़्यादा फेमस रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये पता चला था कि कर्नाटका स्टेट इलेक्शन से पहले मई 2018 के अंदर बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट में 20,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। और कई स्टेट्स जो 2014 के बाद पोल्स में गई उनमें भी इक्वली लार्ज नेटवर्क्स बिल्ड करे गए थे। इसका मतलब पार्टी ने लाखों ग्रुप्स का नेटवर्क बनाया, करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनाया, जिसके अंदर वो अपने मैसेज को एक क्लिक में सेंड कर सकती थी और अपना ओपिनियन, अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचा पाती थी। और इस माइंड वॉशिंग की स्ट्रैटेजी से मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है यार। देखो, इस दुनिया के अंदर माइंड वॉशिंग होती है, नैरेटिव्स होते हैं, सब कुछ होता है। अगर आपने बड़ा बनना है तो आपने सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपने इलेक्शन जीतना है, आपने सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब इन 5 स्टेप की मदद से आप ये तो समझ गए होगे कि कैसे आप इंडियन इलेक्शन को जीत सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करने से पहले कि इंडियन पॉलिटिक्स की डार्क रियलिटी क्या है। लाइफ में आपने हमेशा सुना होगा कि मेहनत करने वाले लोगों को एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर पार्टीज को रेगुलरली करोड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हर एक पार्टी के अंदर लाखों लोग काम कर रहे हैं और करोड़ों सपोर्टर उनके हैं, लेकिन फिर भी कई बार इलेक्शन में कई सारे ट्विस्ट आ जाते हैं, जिससे कौन जीत जाता है हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं होता। क्योंकि इंडिया के अंदर चलती है वोट बाइंग। हर नए टर्म के अंदर, हर नए इलेक्शन के अंदर नए नए तरीके लोगों के सामने आते हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा से ज्यादा वोट्स को खरीद रही है। पैसे देकर, अल्कोहल बांटकर, ये तो बहुत सारे कॉमन तरीके हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीद के भी वोट बैंक बिल्ड करा जाता है। अभी कुछ टाइम पहले, इलेक्शन से पहले, नरेंद्र मोदी ने एक अवार्ड शो रखा था फॉर द क्रिएटर्स। मतलब उस इवेंट की एट द एंड कोई नीड नहीं थी। ऐसा नहीं कि क्रिएटर्स को अवार्ड देके कुछ क्रिएटर ने कुछ बड़ा काम कर दिया जिस वजह से आपने अवार्ड दिया। नहीं, मोदी को पता है कि क्रिएटर्स के पास हैं लाखों करोड़ों लोग, तो उन्होंने बड़े बड़े क्रिएटर्स को अवार्ड दिया। अवार्ड देने का मतलब है सिंपल सी रिकॉग्निशन देना कि भाई इस कैटेगरी के अंदर आप नंबर 1 हो। उससे पता क्या हुआ, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने स्टोरीज, उन्होंने रील्स, उन्होंने इतनी सारी चीजें डाली, जिस वजह से हर जगह उस शो के बारे में बात होती गई, जिससे बीजेपी ने अपनी पोजीशन को मार्केट के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और उसके अलावा जो एक और डार्क साइड है वो है वायलेंस की। इलेक्शन के टाइम में वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा से वायलेंट क्लैशेस में रहा है और हमेशा से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है। हर इलेक्शन के दौरान यहाँ पे 20 मर्डर तो हो ही जाते हैं। स्पेशली लोकल और स्टेट लेवल पर इतना ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। इस वायलेंस का मेन रीज़न है पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना और अपने अपोनेंट को डोमिनेट करना। पार्टी वर्कर्स को सपोर्ट मिलता है वहाँ की पुलिस का, वहाँ के लोकल अथॉरिटी का, जिसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो अपने अपोनेंट के अगेंस्ट वायलेंस खड़ी कर देते हैं। वहाँ पे हर एक पार्टी अपना डोमिनेंस शो करती है लड़ाई करके, हाथापाई करके, और इतने ज़्यादा राइट्स होते हैं पूरी स्टेट के अंदर, जिससे इलेक्शन के टाइम पे कॉमन लोगों का बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आपने पूरी वीडियो देख के एक चीज़ तो समझ ली होगी कि इंडियन इलेक्शन इज़ अ कंप्लीट सर्कस। इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन एंड लाइज। और मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो इस सर्कस से जितना ज़्यादा दूर हो सकते हो उतना ज़्यादा दूर हो जाओ। अगर आप अपना न्यूज़ में टाइम वेस्ट करोगे, अगर इन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर वहीं पे अगर आप अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आपने झूठ बोलने पड़ेंगे। क्योंकि हमेशा से इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ कहते आया हूँ, इंडिया के अंदर इलेक्शन काम करके नहीं, बातें करके जीती जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या अपना खुद का बिजनेस रन करते हो, तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि कैसे बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस का, इलेक्शन के टाइम का और पॉलिटिकल पार्टीज का यूज करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकता है और कुछ ही करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले अपना बिलियंस ऑफ डॉलर का एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, बाय।